बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज मंगल 22 अक्टूबर है और 26वीं आईनी तरमीम जिस पर हुकूमत जश्न मना रही है, उस आईनी तरमीम पर अब से थोड़ी देर पहले पहला ड्रोन हमला हुआ है। यानी एक तो ये 26वीं आईनी तरमीम, इसको अदलिया पर ड्रोन हमला करार दे रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब इस आईनी तरमीम पर ड्रोन हमला हुआ है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। इस तरमीम को पास करवाने के लिए जिन लोगों ने वोट दिए, उनमें से एक वोटर जो है उसने आकर अपनी आप बीती सुना दी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इसकी बुनियाद पर इस आईनी तरमीम को ख़तरा लाहक हो गया है, चैलेंज हो जाएगी? क्या इस आईनी तरमीम का फ्यूचर जो है अब उसके ऊपर कोई गहरा काले रंग का बादल आ गया है? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज आपको मालूम है कि नया चीफ जस्टिस बनाने की चांद रात है। जो नया कानून, नया आइन इस हुकूमत ने बनाया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली मरतबा के लिए ये उसूल रखा गया है कि 3 दिन पहले किसी भी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले पहली मरतबा ये होगा कि जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है वो इंतखाब करेगी। 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत से। वज़ीर आज़म जो है उस समरी को अप्रूव करके भेजेंगे सदर पाकिस्तान तक और वज़ीर आज़म तक वो नाम आएगा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी। अभी क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अब तक की सूरत हाल मैं आपके सामने रख दूंगा और फिर साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि पीटीआई जो कर रही है कि उन्होंने पहले नाम दे दिए इस कमेटी के लिए और फिर बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने की क्या वजह है? कमेटी की कंपोजिशन यह है कि 12 अरकान इसमें मौजूद हैं, 4 हैं जो अपोजिशन से हैं, जबकि 8 का ताल्लुक हुकूमत वक्त से है। इसका इजलास शुरू हुआ, 4 बजे टाइम रखा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है पार्लियामेंट हाउस में, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि बायकॉट कर दिया, हुकूमत ने कहा कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको लाएंगे, उनको बैठाएंगे और उसके बाद नाम जो है वो फाइनल होगा। 3 लोगों के नाम पहुँच चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में पावर का, इक़्तिदार का, ताकत का हुमा किसके सर पर बैठेगा, किसके ब्राइटर चांसेस हैं, पीटीआई की पॉलिसी की वजह क्या है, उस पर आने से पहले साकिब बशीर साहब, मैं आपको गुफ्तगू सुनवाने लगा हूँ कासिम रोंजो साहब की। कासिम रोंजो साहब बीएनपी मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल के सेनेटर, उन्होंने वोट दिया था 26वीं आईनी तरमीम को। कुल मिलाकर 65 वोट मिले थे। रोंजो साहब को मैंने देखा था प्रेस गैलरी से, वहाँ पर नीचे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये लगता हो कि वो इस आईनी तरमीम पर वोट देने के मुखालिफ हैं, वो नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ वोट लिया जा रहा है। लेकिन आज उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरदार अख्तर मैंगल और अल्लामा राजा नासिर अब्बास उनके लेफ्ट राइट के ऊपर खड़े हुए थे। 52 सेकंड का क्लिप है ये, उस आईनी तरमीम पर मेरा ख्याल है कि ड्रोन हमला है। सुने क्या कहा। तफसीलात को कोई खास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं डॉक्टर नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू सुनी, बेबसी है उनकी आवाज़ में, लाचारगी है, मायूसी है, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं एक तरह से उन्होंने तो कह दिया कि मेरी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ जोरावर लोग छे। वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया सेनेट के फ्लोर पे जिससे कि बात साबित होती। बाद में इस्तीफ़ा भी दे दिया, ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं। 65 वोट पड़े थे, 1 माइनस हो गया। क्या ये ग्राउंड काफ़ी है कि इसकी बुनियाद के ऊपर आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा सके? एक ग्राउंड जो है वो ये काफ़ी है। इसमें क्योंकि 2 सेनेटर थे बीएनपी के, तो दूसरी आज़ाद हैसियत में थी, आज़ाद हैसियत में थी, उनका क्या होगा। लेकिन इन्होंने भी वोट दिया और इन्होंने क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सवाल तो उठा दिया है कि उनको जिस तरह लाया गया, उनको लाने वाले कोई लोग थे, किस तरह उनको जब वो ज़बरदस्ती
لایا گیا، بلکہ اس روز کو مجھے پتہ ہے کہ وہ جب لایا جا رہا تھا تو بہت سارے سوالات ان کے ساتھ ہو رہے تھے. پھر آج عمر ایوب صاحب نے کچھ اسمبلی کے فلور پر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خفیہ ادارے کے لوگ تھے تو پولیس کی یا سیکورٹی کی وردی میں تھے، تو کوئی تصاویر بھی. تو اب انہوں نے الزامات کی حقیقت کیا ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک گراؤنڈ، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک گراؤنڈ یہ جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہونی ہے 25 اکتوبر کے بعد، تو ایک گراؤنڈ یہ بنے گا، کیونکہ ملٹیپل گراؤنڈ چاہیے ہوں گے. ایک گراؤنڈ یہ بنے گا، پھر ان میں جو میجر جو گراؤنڈ ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جو اختیارات کی تقسیم ہے اداروں کے درمیان، عدلیہ مقننہ اور ایگزیکٹو کے درمیان. تو جو عدلیہ کی جو اختیارات ہیں آپ ان کو اس طرح ختم، پورا ایک جو ہے وہ آپ اسٹیٹ کا ایک پلر ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ ایک دوسری جو ہے وہ گراؤنڈ بنے گا جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے جب جو آئینی ترمیم جو ہے وہ چیلنج ہونی ہے. تو آپ یہ سپورٹیو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی اگر ایک ووٹ اور آ کر ایسا شخص یا خاتون کہہ دیتی ہیں نسیمہ احسان صاحبہ کہ میرا بھی ووٹ ایسے ہوا تھا، تو پھر تو میرا خیال وہ 63 رہے، وہ پھر 65 سے 2 کم ہوں گے، 63 رہ جائیں گے. 64 درکار تھے، ایک اضافی ووٹ ہوا ہے. بالکل. تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا چیلنج ہو جائے گی. نہیں، چیلنج ہو نہیں جائے گی، ہونی ہے. چیلنج ہونی ہے. ہاں تو یہی تو سوال ہے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایسے تمام مقدمات آئینی بینچ نے سننے ہیں، اور وہی 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہونے جا رہی ہے. تو اس آئینی ترمیم کے تحت بننے والا آئینی بینچ اس کو سنے گا یا فل کورٹ بٹھانی پڑے گی کیونکہ آئین چیلنج ہوا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. ایک تو سی جے پی جو چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی ہے وہ آج رات کو ہونے کے امکانات ہیں. چاند رات ہے، تو چاند رات میں وہ نامزدگی ہونے کے امکانات ہیں، سفارش ہو جائے گی ان کی. تو 25 اکتوبر کو انہوں نے آ جانا ہے. ہم دو شخصیات ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے جسٹس منصور علی شاہ اور ایک ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. اگر یہ آئینی ترامیم چیلنج ہوتی ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب تو آئین نے پورا حلیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بدل دیا ہے، تو وہاں تو آئینی معاملات جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ تو آئینی بینچز نے سننے ہیں. تو کیا یہ کس کے پاس جائے گا؟ فل کورٹ بیٹھے گی. تو کیونکہ جے سی پی ابھی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس نے آئینی بینچز بنانے ہیں اس کی تشکیل بھی ابھی ہونا باقی ہے. یہ سوال میرے خیال میں اس میں کنفیوژن کہیں نہ کہیں رہے گی کہ جو کنفیوژن مطلب کہ فل کورٹ بننی ہے، آئینی بینچ اس کو دیکھے گا، کیونکہ اس قسم کے معاملات ماضی میں جب ہوئے تو 18ویں ترمیم بھی چیلنج ہوئی تھی، یا اس سے پہلے جو ملٹری کورٹس والے کے 2015 میں وہ بھی چیلنج ہوا. تو ہمیشہ سے فل کورٹ جو ہے وہ دیکھتی رہی ہے. فل کورٹ کیونکہ پورا ایک سپریم کورٹ کا وزڈم آتا ہے، لیکن اب فل کورٹ کا تصور ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آئینی ترامیم کے بعد فل کورٹ کس کو کہیں گے. کانسٹیٹیوشنل میٹرز یا کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جو جج نہیں ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں بیٹھ سکیں گے، یہ وہ سوالات ہیں. اور سب سے پہلا چیلنج آنے والے چیف جسٹس کے لیے، وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ جو آئینی ترامیم چیلنج ہو رہی ہیں جن کے تحت ان کو جو چیف جسٹس وہ بنے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. کیونکہ پٹیشن تو آنی ہے، انہوں نے انٹرٹین بھی کرنی پڑے گی. بے شک اس کو ڈسمس کر دیں، مینٹینیبلٹی پہ ڈسمس کر دیں، انٹرٹین کرنی پڑے گی. اور انٹرٹین جس وقت وہ کر رہے ہوں گے وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، وہ وکلا ہوں گے پورے ملک سے. حامد خان، علی احمد کرد، منیر ملک، بلوچستان کے جو وکیل ہیں. تو یہ پورا ایک وکلا کا پریشر بھی ہوگا، کیونکہ وکیل یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے یہ جو آئینی ترامیم جو ہے. تو اس لیے وہ پریشر لینا، اس کو پریشر کو ختم کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹیک اپ تو کرنا ہی پڑے گا. جو بھی جج ہو، جو بھی چیف جسٹس ہو، پھر آئینی عدالت کا جو جو پریزائڈنگ جج ہوگا اس کے لیے بھی یہ چیلنج ہوگا کہ وہ اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو اس لیے معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. صحیح. اب سائملٹینیسلی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہمارے سامنے چل رہی ہے. حکومت 8 نمبر کے ساتھ جس کو چاہے گی وہ بنا دے گی، دے ہیو دا نمبر. اب ان کا ایک تو انتخاب ظاہر ہے کہ لائکلی یہی ہے کہ وہ جن ججز کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی بیویوں کا کرش ہے امی، جن کو یہ کہتے رہے ہیں یہ کالی بھیڑیں ہیں، جن کو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، جن کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے، جن کو یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ مجھے تو بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ ان میں سے کسی کو جن کو آپ نے اپنے اتنے خلاف کر لیا یہ سب کچھ کر کے، اور جن کو آئین ری رائٹ کرنے والا قرار دے دیا، آپ ان میں سے کسی کو لگائیں گے.
सो लेट्स जस्ट अस्यूम कि जैसे याया अफरीदी का नाम तो भेज दिया जाता है और वो रिफ्यूज़ या रिक्यूज़ या वो नहीं करते, माजरत भी नहीं करते, तो जो पीटीआई की पॉलिसी है कि हम नहीं जा रहे इसमें, तो फिर आपने कमेटी के लिए नाम क्यों दिए थे? क्या विजडम हो सकती है इस फैसले के ऊपर कि हम पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ही नहीं करेंगे? वैसे ओवरऑल जो पीटीआई ने इन आईनी तरमीम के इस पूरे जो एपिसोड था उसमें मेरा ख्याल है पॉलिटिकली ज़बरदस्त खेला है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने आईनी तरमीम तो हुकूमत ने करनी ही करनी थी, वो आपको भी पता है, उन्होंने करनी ही करनी थी, जो मर्जी हो जाए। तो अब क्या हुआ है कि 14-15 सितंबर वाली जो मुसवदा था उससे बहुत ज़्यादा नीचे आके उन्होंने की हैं, बहुत मतलब उसमें मिलिट्री कोर्स और बहुत सारे मामलात नहीं है। तो उस लिहाज से उन्होंने मौलाना के ज़रिए हुकूमत से भी कंसेंसस कुछ चीज़ें कटवाई भी, कम कराई, या ख़ास तौर पर जो सीजेपी की जो तैनाती है इसमें उन्होंने एक चीज़ ये दिलवा दी कि अगर फर्स्ट 3 में से एक नामज़द होता है, वो रिक्यूज़ करता है, तो फिर बाकी जो 2 बच जाएंगे उनको आप कंसिडर करेंगे, उनमें से अगर कोई नामज़द होता है, रिक्यूज़ करता है, तो फिर चौथे नंबर पे जाएंगे। ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में ये ऐड हुआ है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने ऐड किया, कामरान मुर्तज़ा ने ऐड करवाया, तो ये आखिरी लम्हात में ऐड हुआ है। तो ये पीटीआई इस लिहाज से मेरा ख्याल में उनको ज़बरदस्त रहा है। अब जो उन्होंने नॉमिनेशन दी फिर पीछे हट गए, अब तो चले उसको उनका पॉलिटिकल एक डिसीजन है, हम उस पर नहीं जाते, उनको जाना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं जाना चाहिए था, हम उस पर भी नहीं जाते, मेरा ख्याल था कि जाना चाहिए था। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता मेरे सामने आया कि जो भी चीफ जस्टिस बनना है वो 3 साल के लिए बनना है, और पीटीआई इससे पहले आने वाले चीफ जस्टिस से लड़ाई लड़ के भुगत चुकी है। कौन? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और 2 साल लड़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ? वो चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस 1.5 साल में पीटीआई का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हिलाने में, पीटीआई को रिलीफ रुका, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें अल्टीमेटली जो हेड ऑफ जुडिशरी है उसका बड़ा अहम रोल होता है, वो बेशक डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो वो भुगत चुके हैं। अब हुकूमत क्योंकि मेजॉरिटी में है, हुकूमत ने जो चाहना है वो होना है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बातें कर सकते हैं बस। तो इसलिए इनकी मेरे ख्याल में प्लानिंग ज़बरदस्त है कि अगर हुकूमत याया अफरीदी को लाना चाहे तो वहाँ इन्होंने करनी है मुखालफत, वो इनका रिकॉर्ड पे आ जाएगा। बेशक इन कैमरा प्रोसीडिंग है, अगर हिमायत करते हैं तो होगा कि हुकूमत का नाम की हिमायत कर, हुकूमत के नाम की हिमायत करती बार तो ये सियासत कर रहे हैं, तो वो चीफ जस्टिस तो 8 नंबरों से बन जाएंगे। और वो जो बनने वाला चीफ जस्टिस है उसको कहेगा कि इन्होंने मेरी मुखालफत की। हुकूमत तो बातों में बात करेगी, हमेशा बात करती रहेगी कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस को पता हो कि ये जो है वो इन्होंने मुखालफत की थी, मेरे चीफ जस्टिस बनने थे। वो मतलब 1 साल 6 महीने के लिए होता है, वो 3 साल के लिए उसने चीफ जस्टिस बनना है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के ज़हन में, अब पता नहीं ये बात उन्होंने डिस्कस की है या नहीं की, ये बात उनके ज़हन में होगी कि हम वहाँ पे नहीं होंगे। अगर तो बन गए मंसूर अली शाह तो फिर तो वेल एंड गुड, बात ही खत्म। अगर याया अफरीदी भी बनते हैं तो हमारे खाते में ये ना लिखा जाए कि हमने मुखालफत की थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बिला वजह ये ना किया जाए। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं और शहर इक़्तिदार में इस वक्त इंतज़ार हो रहा है कि कौन होगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस, क्योंकि जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे वो 3 साल के लिए बनेंगे, एक लंबे अरसे के लिए बनेंगे। और नई आईनी तरमीम के बाद कितने पावरफुल होंगे, कितने टूथलेस होंगे, वकला क्या रिएक्ट करेंगे, सियासी जमातें क्या रिएक्ट करेंगी, क्या कोई वकला कन्वेंशंस का, किसी वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब का इंतज़ार आज रात होने वाले इस अहम तरीन फैसले की बुनियाद के ऊपर होगा, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।